हम ऐसी जगह पर मिलेंगे। ये काफी रोमांटिक लगता है ना? युवक ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, संयोग? बकवास। युवक ने कहा, मैं बता सकता हूं कि तुम जानबूझकर मुझे ढूंढने यहां आई हो। यह सुनकर सामने खड़ी लड़की ने भी हंसते हुए कहा, क्या मैं ऐसी दिखती हूं जैसे मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं? उसकी फिर से वही मुस्कान देखकर युवक को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए जवाब दिया, मैं अभी तुम्हारा सिर कुचल देना चाहता हूं, लेकिन तुम बकवास करती रहती हो। वैसे तुमने अपने बालों का रंग बदला है ना? क्या तुमने अभी अपने बाल रंगे हैं? लड़की थोड़ा स्तब्ध हुई, फिर अचानक उसने अपना हाथ मुंह पर रखा और हंसने लगी। उसने कहा, हे भगवान, ये बहुत मजेदार है। तुमने ये भी नोटिस कर लिया? हाँ हाँ, तुम्हें मारने के बाद मैंने सिर्फ छिपी हुई क्लास जीवन की देवी के लिए अपने बालों का रंग बदला। छिपी हुई क्लास जीवन की देवी को अनलॉक करने के लिए लड़की को 1000 लोगों को मारना था। संयोग से ये युवक वो आखिरी व्यक्ति था जिसे उसने मिशन पूरा करने के लिए मारा था। उसने कहा, उसके बाद मेरे बाल इस रंग में बदल गए। तुम्हें यह सुंदर लगता है? युवक ठंडेपन से उसे अभिनय करते हुए देख रहा था। फिर खुद को रोक न पाने के कारण उसने एक आह भरी और तुरंत अपनी 99 स्तर की लकड़ी की छड़ी को आगे बढ़ाया, जो सीधे लड़की के चेहरे की ओर इशारा कर रही थी। उसने कहा, 1000 लोगों को मारने के बाद तुमने जो क्लास बदली वो जीवन की देवी है। मैंने सोचा था कि ये मृत्यु की देवी होगी, एक कांटेदार गुलाब जो एक भयानक जुनून लिए हुए है। लड़की ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, खैर, ये दिलचस्प है ना? युवक ने जवाब दिया, हां, बहुत दिलचस्प है। तुम शापित। ये कहते ही लकड़ी की छड़ी तुरंत जमीन पर गिरी, जिससे एक ऊर्जा की धारा उत्पन्न हुई जो सीधे लड़की की ओर बढ़ी, लेकिन उसने ऊपर उछलकर इसे चकमा दे दिया। युवक ने कहा, मैंने सारी दिलचस्प बातें सुन ली है, अब तुम्हें पिटाई मिलने वाली है। लड़की ने मासूम और हैरान दिखते हुए घबराकर कहा, हे भगवान, क्या यह इतनी जल्दी खत्म हो गया? दूर से युद्ध क्षेत्र, जो अभी एक पल के लिए शांत हो गया था, एक बार फिर विनाशकारी ऊर्जा की धाराओं से ढक गया। लगातार लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके हमला करते हुए हिंसक विस्फोट हो रहे थे। युवक अभी भी चुपचाप जमीन पर खड़ा था। उसके असहज चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो अभी तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। जैसा कि अपेक्षित था, वो आकाश में उड़ रही थी और उसने मुंह खोलकर कहा, कितना बुरा हुआ। बहुत अफसोस है, मेरे पास अभी तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ बाकी है। युवक थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कब उसके ठीक पीछे प्रकट हो गई थी। लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, पीछे मुड़ा और हमला किया। भयानक शक्ति ने उसे घेर लिया और पूरी तरह निगल लिया। वो ऊर्जा की धारा इतनी ताकतवर थी कि वो सीधे पीछे की ओर बढ़ी, पहाड़ी श्रृंखलाओं को चीरती हुई, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। 2 सिर वाला ड्रैगन ओरिस इस पल में प्रकट हुआ, खुशी से चिल्लाता हुआ, क्योंकि उसने निशाना साध लिया था। उसने कहा, हमारे बड़े भाई के जैसा ही अपेक्षित था। ड्रैगन की प्रशंसा सुनकर युवक भी मुस्कुराया और जवाब दिया, बस कुछ कचरा। उसने कहा, इस तरह के लोग केवल दिखावा करना जानते हैं। लेकिन अचानक उसके शब्द रुक गए जब उसने देखा कि धुएं और धूल के बीच उस लड़की की आकृति अभी भी सामने खड़ी थी। यह काफी अजीब था, और उसकी आंखें उस आकृति पर टिकी रही जब तक कि धुआं और धूल छट नहीं गया। विनाशकारी ऊर्जा के स्रोत से जमीन का पूरा हिस्सा उखड़ गया था, लेकिन बीच में खड़ी लड़की, जिसे सीधा प्रहार लगा था, बिल्कुल अछूती थी। उसने आराम से मुस्कुराते हुए बिना धूल के एक कण के कहा, तुम काफी मजबूत हो गए हो, है ना? लेकिन इस स्तर से मैं नहीं मर सकती। हाँ हाँ, 2 सिर वाला ड्रैगन डर गया और चिल्लाया, बड़े भाई, बड़े भाई, देखो, वो लड़की अभी भी जिंदा है। युवक ने कहा, मैं देख रहा हूं। क्या तू अपना पंजा मेरे मुंह से हटा सकता है, ड्रैगन? स्वामी और सेवक दोनों वहां शोर मचाते हुए बहस कर रहे थे, जबकि वो लड़की अपनी जगह पर स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें कोमल और पवित्र लग रही थी, जैसे वो वास्तव में कोई देवी हो, और वो युवक को देख रही थी। इस व्यवहार ने ड्रैगन को घबरा दिया, और वो अचानक चौंक गया जब उसने देखा कि उसकी नजर उस पर टिकी थी। उसने सोचा, क्या गलत है? क्या वो मुझे देख रही है? लेकिन ये कैसे संभव है? अविश्वसनीय। बड़े भाई के अलावा कोई और मुझे कैसे देख सकता है? युवक ने भी इस अजीब बात को नोटिस किया और तुरंत ड्रैगन को एक तरफ धकेलते हुए कहा, कुछ अजीब है ना? मैंने स्पष्ट रूप से उस पर हमला किया था। वो बिना किसी नुकसान के कैसे रह सकती है? यह सुनकर लड़की ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, है ना? मैं जीवन की देवी बन चुकी हूं। क्या तुम्हें लगता है कि एक छोटा सा इंसान एक देवी को मार सकता है? युवक की आंखें फैल गई।
उसने हल्के से आश्चर्य व्यक्त किया, फिर मुस्कुराया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी लहराई और पूछा, निराशाजनक है ना? तुम पर हमला न कर पाना निराश करता है। ये कहते ही वो अविश्वसनीय गति के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखें हत्या की मंशा से भरी थी और वो इस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। उसका निशाना अभी भी वही शैतानी लड़की थी जो अपनी जगह पर स्थिर खड़ी थी और बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी। युवक की भयानक, धरती को हिला देने वाली शक्ति के सामने उसमें जरा भी डर या घबराहट नहीं थी। एक भयानक विस्फोट फिर से हुआ जो उसे निगल गया। उसे ठीक होने का समय दिए बिना उसने एक के बाद एक धरती को हिला देने वाले हमले किए। वो शक्ति एक ऐसी अकल्पनीय शक्ति थी जो पूरी पर्वत श्रृंखला को समतल मैदान में बदल देने में सक्षम लग रही थी। प्रत्येक ऊर्जा की धारा इस तरह जुटाई गई थी जैसे कि वो आसपास के अंतरिक्ष को चकनाचूर कर देगी और सब कुछ खत्म कर देगी। महाद्वीप भी कांप उठा क्योंकि इसे बेरमी से नष्ट किया जा रहा था। यहां तक कि 2 सिर वाला ड्रैगन ओरिस अपने बड़े भाई की इस भयानक शक्ति को देखकर डर से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा महाद्वीप कांप रहा हो। इस स्तर पर शायद देवता भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका छोटा सा रूप इस भयानक शक्ति का सामना करते हुए जरा भी प्रभावित नहीं हुआ और वो अभी भी मुस्कुराते हुए बोली, ये बेकार है, व्यर्थ कोशिश मत करो। इस समय उसका रूप बदल गया था। उसके पीठ पर पक्षी जैसे पंख उगाए थे जिससे वो एक सच्चे स्वर्गदूत की तरह दिख रही थी। उन पंखों ने सभी हमलों को रोक लिया था जिससे उसका शरीर पूरी तरह अक्षत रहा। उसके चेहरे पर अभी भी वही खूबसूरत, मासूम मुस्कान थी जो नफरत और घृणा पैदा करती थी। वो आकाश में उड़ गई और नीचे खड़े युवक को चुपचाप देखने लगी। इस विचित्र घटना ने खेल में सबसे मजबूत राक्षस के उपनाम वाले ड्रैगन को भी डरा दिया। जोरदार गतिविधि के बाद युवक थक गया था और हांफ रहा था। उसने आसपास के अंतरिक्ष को चीरने की इतनी कोशिश की थी लेकिन वो अभी भी अछूती थी, जिसने युवक को और अधिक भ्रमित कर दिया। उसके खूबसूरत पंखों को चुपचाप देखते हुए वो वास्तव में उन पंखों को फाड़ देना चाहता था। अचानक वे पंख चमकने लगे, खूबसूरत पंख बिखरने लगे और फिर अचानक गायब हो गए। उन खूबसूरत पंखों को याद करते हुए लड़की एक बार फिर सामान्य मानव शरीर में बदल गई और धीरे धीरे जमीन पर उतरी। दोपहर की हवा में कपास की तरह लहराते पंख धीरे धीरे गायब हो गए। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, अब क्या करोगे? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम शायद हर दिन मेरे बारे में सोचते हो। तुम मुझे मारने के लिए इतने बेचैन हो, लेकिन बस हार मान लो। चाहे तुम कितना भी समय बिताओ, चाहे तुम कितने भी मजबूत हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं मार सकते क्योंकि मैं एक देवी हूं। वो धीरे धीरे युवक के पास आती हुई बोली, चाहे तुम पूरी जिंदगी कोशिश करो, तुम बस इतना ही कर पाओगे। उसके खूबसूरत चेहरे और उकसावे का सामना करते हुए युवक अत्यधिक शांत था। उसकी आंखें उसे एक पल के लिए देखती रहीं, फिर अचानक बंद हो गई। फिर उसने एक ऐसी आह भरी जो समझ से परे थी। अचानक बिना एक शब्द कहे युवक मुड़ गया। उसने उसकी ओर पीठ की और एक एक कदम चलने लगा। लड़की ने कहा, हो, तुम अचानक कहां जा रहे हो? क्या तुमने आखिरकार हार मान ली? उसकी अटकलों के विपरीत युवक ने कुछ कदम चलकर अपनी छड़ी को व्यायाम करने वाले की तरह लहराया और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और अगर मैं तुम्हें 2 हिस्सों में बांट सका तो मैं करूंगा। यह सुनकर उसने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया था, यह असंभव है, तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, युवक ने बीच में टोक दिया। उसने कहा, इस ग्रह का क्या? उसके शब्दों ने मुस्कुराती हुई लड़की को अचानक जड़ कर दिया। उसने कहा, हो, तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। यह सुनकर युवक ने सिर घुमाया और एक भयानक मुस्कान दी। उसने कहा, मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें सीधे नहीं मार सकता तो मुझे बस इस पूरे ग्रह को नष्ट करना होगा, है ना? काका, उस स्थिति में हम इसे एक विस्फोट में फंस जाएगा या इस ब्रह्मांड से बाहर उड़ जाएगा। उसके तेजी से पागलपन भरे शब्दों ने लड़की के चेहरे को मुरझा दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि एक इंसान ऐसा कर सकता है? हाँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं पूरी ताकत से लड़ूंगी। और अभी मैं पूरी ताकत पर नहीं थी। तुम, भले ही ये एक बार हो काका या कई बार, मैं फिर भी इस ग्रह को नष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सचमुच छड़ी की भयानक शक्ति के साथ कुछ भी असंभव नहीं था। लड़की भी उस भयानक शक्ति को महसूस कर सकती थी। इसलिए वो थोड़ा रुकी और पूछा गंभीरता से, अगर तुम इस महाद्वीप को नष्ट कर दोगे तो क्या तुम मेरे साथ मर जाओगे? ये एक अत्यंत भयानक परिणाम है जिसे वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। फिर ये सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं बल्कि आपसी विनाश है ना?
क्या तुम्हें संतुष्ट होने के लिए इतना आगे जाना होगा? क्या तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? उसके सवाल को सुनकर युवक स्थिर खड़ा रहा, सोच में डूबा। फिर अपने आप से बोला, मुझे ये चीजें सीखने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। ये सोचकर उसके होंठों पर एक संतुष्ट मुस्कान खिल उठी। सच तो यह है कि इस खेल में समानता जैसी कोई चीज नहीं है। जैसा वह सोच रहा था, उसकी हंसी उसके आसपास गूंज रही थी, जिससे वो एक पागल इंसान की तरह लग रहा था। ये एक ऐसा खेल है जहां कमजोर और मजबूत के बीच एक पदानुक्रम है, जहां जंगल का कानून लागू होता है और केवल सबसे योग्य का जीवित रहना ही एकमात्र सत्य है। उसने कहा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो छोटी लड़की, अब बदले का समय है। तुम कमीने, तुम जैसे कमीने एक बात में गलत है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा या आत्महत्या क्या है? तुम शापित। ये कहते हुए युवक ने धीरे धीरे अपनी छड़ी को ऊंचा उठाया। उसने कहा, तुम एक बात भूल गई, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम कुत्ते। उसके सामने खड़े व्यक्ति की भयानक मुस्कान और पागलपन भरे लहजे ने जीवन की देवी को अपने पूरे होठों को कसकर काटने पर मजबूर कर दिया। फिर वो घबरा गई। अब जाकर उसे खतरे का एहसास हुआ और उसने उन्मत्त होकर अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा, रुको, रुको, ठहरो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, युवक ने एक जंगली जानवर की तरह छड़ी से हमला कर दिया। छड़ी ने उसके शरीर को नहीं मारा, बल्कि जमीन पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत छड़ी के केंद्र से कंपन शुरू हुआ, जो आसपास की जमीन तक फैल गया, जिससे पूरा महाद्वीप कांपने लगा। खतरे को खुद को निगलते हुए महसूस करते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से आतंक से भर गया। 2 सिर वाला ड्रैगन भले ही एक आत्मा था, इस स्थिति से अत्यंत डर गया। यह सब करने वाला व्यक्ति अभी भी अपने चेहरे पर वही मुस्कान लिए हुए था, जो देखने वाले को कंपी छोड़ा देती थी। बस कुछ सेकंड में जैसे ही लकड़ी की छड़ी ने जमीन पर प्रहार किया, आसपास की जमीन लगातार कांपने लगी, फिर कई रेखाओं में टूटने लगी। अगर इस पल में हम इस ग्रह को ब्रह्मांड के बाहर से देखें, तो पूरा ग्रह एक गोल केक की तरह दिखेगा, जो कई टुकड़ों में कट गया हो। विनाशकारी रोशनी की एक चमक इतनी तेज चमकी कि उसे सीधे देखना असंभव था, और इसने पूरे ग्रह को ढक लिया। अंततः पूरा ग्रह उस रोशनी में निकल गया, जैसे हवा में तैरता एक अंडा, जिसके बाद एक भयानक और चकाचौंध करने वाला विस्फोट हुआ। शांतिपूर्ण और खूबसूरत ग्रह अब विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे सूरज की तरह जल रहा था। विनाश की सुंदरता लिए चकाचौंध करने वाली रोशनी ने इस ग्रह के अंत की घोषणा कर दी। जिस पल इस आभासी दुनिया का ग्रह नष्ट हुआ, अचानक इतने अराजक डेटा की धाराएं प्रकट हुई, जिन्हें पहचानना असंभव था। उसी समय वास्तविक दुनिया में क्रोनोलाइफ विश्व के लिए आभासी वास्तविकता उपकरणों वाले एक गेम स्टोर में, वो कमरा जहां खिलाड़ी अपने आभासी वास्तविकता खेलों में डूबे रहते हैं, वहां का प्रबंधक रिसेप्शन डेस्क पर झपकी ले रहा था। अचानक किसी की डांट से वो जाग गया। उसने सुना, कमबख्त, ये क्या हो रहा है? क्रोनोलाइफ विश्व क्रैश हो गया और मैं भी बाहर आ गया। कई खिलाड़ी अचानक जाग गए। उन्होंने अपनी आभासी वास्तविकता चश्मे उतारे और असहज होकर शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा, अचानक क्या हुआ? कमबख्त, मैं राक्षसों से लड़ रहा था। मुझे अचानक खेल से बाहर क्यों निकाला गया? वे गुस्से में स्टोर प्रबंधक की ओर देखते हुए सवाल करने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है? क्या तुमने बिजली का स्विच बंद कर दिया? क्या तुम इस तरह आभासी वास्तविकता कक्ष चलाने वाले हो? हैरान और घबराया हुआ प्रबंधक सभी को समझाने की कोशिश करने लगा। कृपया कृपया सभी लोग पहले शांत हो जाएं। यह बिजली कटौती या स्विच ट्रिप होने की बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, तो क्या यह हो सकता है कि सर्वर स्वचालित रूप से डिस्कनेक्ट हो गया? जब वे घबराहट में चर्चा कर रहे थे, अचानक किसी का फोन कंपन करने लगा, जिसने उस व्यक्ति को चौंका दिया। उसने कहा, अरे सभी लोग, एक घोषणा है। यह खेल की होमपेज से है। यह सभी खिलाड़ियों के लिए एक आपातकालीन घोषणा है और इसे 1 मिनट पहले पोस्ट किया गया है। घोषणा में लिखा था कि खेल इस समय आपातकालीन सर्वर रखरखाव के दौर से गुजर रहा है और सामान्य सेवा प्रदान न कर पाने के लिए बहुत खेद है। सर्वर खुलने की घोषणा का समय बाद में बताया जाएगा और असुविधा के लिए बहुत खेद है। घोषणा पढ़ने वाले सभी लोग निराश और घबराए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि सर्वर वाकई क्रैश हो गया था। सभी को जबरन जागना पड़ा और खेल छोड़ना पड़ा, लेकिन पास में एक आभासी वास्तविकता मशीन अभी भी चल रही थी। कांच के दरवाजे के माध्यम से एक युवक की आकृति अंदर बैठी दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड पहले के पल पर वापस जाते हैं, जब दुनिया नष्ट हो गई थी और अंतरिक्ष को डेटा की धाराओं ने ढक लिया था। उस अंधेरे अंतरिक्ष में सिस्टम की घोषणा गूंजी। वर्तमान में क्रोनोलाइफ विश्व तक पहुंचने वाले खेल का उपयोग किया जा रहा है। मुख्य सिस्टम को सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। कृपया क्रोनोलाइफ विश्व संस्करण 1.7 के खिलाड़ी की पुष्टि करें।
इस दुनिया तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों की संख्या की पुष्टि की जा रही है। इस दुनिया तक पहुंचने वाला वर्तमान खिलाड़ी एक व्यक्ति है। यह स्पष्ट नहीं था कि यह घोषणा किसके लिए थी, जब तक कि युवक ने अपनी आंखें नहीं खोली और वो एक अजीब दुनिया में पहुंच गया, जहां डेटा की धाराएं लगातार उसके आसपास स्क्रॉल कर रही थी। उसने हैरानी में चारों ओर देखा, इस अजीब वातावरण का निरीक्षण करते हुए, और फिर आश्चर्य से पूछा, यह जगह आखिर है कहां? उसने सिर खुजलाते हुए कहा, अजीब बात है, अभी तो सब कुछ स्पष्ट था। अचानक पीछे से किसी की आवाज गूंजी, जिसने युवक को चौंका दिया। आवाज ने कहा, ईटी 389, ईटी 389, यही उस ग्रह का नाम है जिसे तुमने नष्ट कर दिया। उसने कहा, यह ग्रह विशाल ब्रह्मांड में एक खूबसूरत तारे के रूप में जाना जाता था। ऐसा क्यों हो गया? हाँ, एक अजीब व्यक्ति जिसने शॉर्ट्स और चमकीले स्लीपर्स पहने थे, युवक के पीछे प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हें पता है, वो ग्रह मेरी मां का सबसे पसंदीदा स्थान था। युवक तुरंत मुड़ा और उस व्यक्ति को ठंडी नजरों से देखा। उसने पूछा, तुम आखिर हो कौन और मैं इस जगह पर क्यों हूं? युवक के सवाल को सुनकर रहस्यमयी व्यक्ति, जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, केवल उसके लंबे सुनहरे बाल दिखाई दे रहे थे, ने जवाब दिया, मैं कौन हूं? हो, ये एक अच्छा सवाल है। ये कहते हुए उसके होठों पर अचानक एक मुस्कान उभरी। अपने विचित्र अपरिचित चेहरे के साथ उसने प्रसन्नता से कहा, मैं भगवान हूं। रहस्यमयी व्यक्ति के बोलने के बाद हमारा युवक लंबे समय तक चुप रहा। अचानक उसने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, क्या? भगवान या जो भी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी असली पहचान जानने की जरूरत भी नहीं है। क्या तुमने यहां आसपास कोई काले बालों वाली लड़की देखी है? सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने किसी को नहीं देखा, यहां सिर्फ हम दोनों हैं। युवक ने दोहराया, सिर्फ हम दोनों? जैसे ही उसकी जिज्ञासा बढ़ी, उसके सामने तुरंत एक सूचना बोर्ड प्रकट हुआ। उस सूचना में लिखा था कि वर्तमान में एकमात्र उपयोगकर्ता वो स्वयं है। उसके हैरान चेहरे को देखकर रहस्यमयी व्यक्ति ने जारी रखा, तुम इतने स्तब्ध क्यों हो? क्या तुमने पहले ही सबको मार नहीं डाला? सही कहा, हो, वो ग्रह पूरी तरह नष्ट हो चुका है। सामान्य तरीके से सोचो, उस भयानक विस्फोट में कौन बच सकता था? उस पल में उस व्यक्ति के बोलने से पहले ही युवक अचानक जोर से हंसने लगा, जिसने उसे बीच में रोक दिया। युवक की खनकती हंसी ने उस व्यक्ति को चुप करा दिया। युवक ने अपने इस व्यवहार की कोई व्याख्या नहीं की। वो बस वहां खड़ा रहा, एक पागल की तरह जोर जोर से हंसता हुआ, उत्साहित और प्रसन्न तरीके से। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी को ऊंचा उठाया। वो इस तरह हंस रहा था क्योंकि उसने सफलतापूर्वक बदला ले लिया था। उसने कहा, मैंने सफलतापूर्वक बदला ले लिया। ऑनलाइन गेम खेलने का यही एहसास है। हा हा। हंसने के बाद उसने अपनी छड़ी लहराई और पुकारा, अरे उरिस, इधर आ, मैंने आखिरकार बदला ले लिया। लेकिन अजीब बात थी कि इस बार कोई जवाब नहीं आया। लकड़ी की छड़ी शांत रही और उरिस के प्रकट होने का कोई संकेत नहीं था। युवक ने तुरंत समझ से परे छड़ी को जोर से मारा। उसने कहा, अरे छोटे बदमाश, उरिस, बाहर निकल। क्या गलत है? उसके सामने वो व्यक्ति अचानक हंसने लगा। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था, है ना? यहां सिर्फ हम दोनों हैं। उसके शब्दों ने युवक का ध्यान खींचा, जिससे उसने ऊपर देखा। इसका मतलब था कि लकड़ी की छड़ी में मौजूद वो बच्चा भी यहां नहीं था। रहस्यमयी व्यक्ति की याद दिलाने की बात सुनकर युवक ने सामने मौजूद सूचना बोर्ड की ओर देखा। तुरंत बाद उसने लकड़ी की छड़ी को उस व्यक्ति की ओर तानते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? उसने कहा, वर्तमान में एकमात्र उपयोगकर्ता मैं हूं। तो तुम क्या हो? क्या तुम एक एनपीसी हो या इस खेल का प्रशासक? और ये जगह कहां है? उस व्यक्ति ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, इनमें से कोई भी, मैं हूं। यह कहते हुए उसकी आवाज अचानक टिमटिमाने लगी, जिससे सामने खड़ा युवक स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया। यह टिमटिमाहट तब तक होती रही जब वो व्यक्ति बोलने की कोशिश करता, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसे इस जगह का रहस्य उजागर करने से रोक रहा हो। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद भी कुछ न कह पाने पर सुनहरे बालों वाला रहस्यमयी व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और आह भरी। उसने कहा, हाय, विनाशक तो पहले ही प्रकट हो चुका है। इस बार हमारा युवक उस रहस्यमयी व्यक्ति की बात को सुन पाया। जैसे ही उसने ये कहा, उनके पैरों के नीचे एक चकाचौंध करने वाली रोशनी प्रकट हुई। इस अचानक बदलाव ने युवक को चौंका दिया, जबकि उसके सामने खड़ा रहस्यमयी व्यक्ति, जैसे कि उसने कुछ पहले से जान लिया हो, बोला, यह अफसोसजनक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी मुलाकात बहुत सार्थक है। अलविदा युवा लड़के, कृपया मेरी ओर से शैगी बियर्ड को मेरा नमस्ते कहना। युवक ने हैरानी और घबराहट में चिल्लाकर कहा, अरे
रुको, अरे रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? दुर्भाग्यवश उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। वो केवल उस चकाचौंध करने वाली रोशनी को अपने शरीर को ढकते और धीरे धीरे गायब होते देख सकता था। उसका शरीर डेटा की धाराओं में बदलता प्रतीत हुआ और गायब हो गया, और इस तरह रहस्यमयी डेटा धाराएं फिर से प्रकट हुई, जो सब कुछ अराजकता में ले आई। सूचना बोर्ड तुरंत प्रकट हुआ, जिसमें घोषणा थी कि वो खेल से बाहर हो चुका है। पल भर में दृश्य वास्तविक दुनिया में उस आभासी वास्तविकता स्टोर पर वापस आ गया, जहां खिलाड़ियों के लिए आभासी वास्तविकता मशीनें रखी थी। यहां लगभग सभी आभासी वास्तविकता पॉड्स खुले थे और कोई भी खिलाड़ी बाकी नहीं बचा था। केवल एक पॉड बंद था और अभी भी चल रहा था। अचानक इस आभासी वास्तविकता पॉड का दरवाजा खुला। कांच की खिड़की के माध्यम से एक युवक को स्पोर्ट्सवेयर में शांतिपूर्वक अंदर बैठे देखा जा सकता था। धीरे धीरे अपनी तंद्रा से बाहर आते हुए उसने हाथ बढ़ाया और अपने सिर से आभासी वास्तविकता हेडसेट उतारा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही युवक था जिसने हमारे खेल में 99 स्तर की लकड़ी की छड़ी प्राप्त की थी। जागते ही उसे रहस्यमयी व्यक्ति के शब्द याद आए और उसने गुस्से में कोसते हुए कहा, कमबख्त, फिर प्रकट होने का क्या मतलब? और ये शैगी बियर्ड की बात क्या है? खुद से सवाल करते हुए उसने अचानक एक मध्यम आयु के व्यक्ति को देखा, जिसने काले चश्मे पहने थे और 2 अंगरक्षकों के साथ उसके सामने बैठा था। वो किसी माफिया सरगना से कम नहीं लग रहा था, जिसके चेहरे पर एक लंबा निशान था और वो जलता हुआ सिगार लिए हुए था। इससे पहले कि युवक अपने झटके से उबर पाता, वो व्यक्ति धीरे से खड़ा हो गया। युवक की हैरान आंखों में वो एक एक कदम उसके करीब आने लगा। जैसे ही वो व्यक्ति चल रहा था, उसने युवक का नाम लिया। तुम्हारा नाम लीजिए, वो है 21 साल का, और तुमने क्रोनोलाइफ को कुल 3 महीने तक खेला है। तुम जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हो वो 99 स्तर की लकड़ी की छड़ी है। क्या ये सही है, युवक? लीजी वू नाम का युवक हैरानी से उस व्यक्ति को देखने लगा और उसे एहसास हुआ कि ये वही शैगी बियर्ड हो सकता है जिसका जिक्र रहस्यमयी व्यक्ति ने किया था। वो बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं लग रहा था और उसके आसपास मौजूद अंगरक्षकों ने लीजी वू को घबरा दिया। उसने हड़बड़ाते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये सही है, लेकिन आप कौन है? उसके सवाल को सुनकर उस व्यक्ति ने गंभीरता से अपने चेहरे से काला चश्मा उतारा। उसने कहा, मैं और कौन हो सकता हूं? मैं वो हूं जो तुम्हारी लकड़ी की छड़ी लेने आया है। साधारण दिखने वाला ये युवक ली जीवू इस साल 21 साल का हुआ था। वो एक सामान्य विश्वविद्यालय का छात्र था जिसे क्रोनोलाइफ खेलना पसंद था। स्पष्ट रूप से कहें तो कुछ समय पहले तक वो एक नया खिलाड़ी था, और चूंकि उसके पास उपकरणों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, उसे अक्सर तिरस्कार और धमकियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब तक उसने गलती से 99 स्तर की लकड़ी की छड़ी नहीं बनाई, तब तक उसने उन सभी लोगों को सबक सिखाया जिन्होंने उसे परेशान किया था। बेशक इसमें वो शापित लड़की काका भी शामिल थी। एक इंसान और एक देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ जब उसने जीवन की देवी का पेशा हासिल कर लिया था। अंत में युवक को उसे मारने के लिए पूरे ग्रह को नष्ट करना पड़ा, और फिर एक और व्यक्ति प्रकट हुआ जो खुद को भगवान कह रहा था। अचानक वो बिना सब कुछ स्पष्ट किए गायब हो गया। ये वे घटनाएं थी जो इस दौरान हुई थी। इस घटना ने सभी को खेल से बाहर कर दिया और अस्थायी रूप से फिर से लॉग इन करने में असमर्थ कर दिया। और अब एक रेस्तरां में ऐतिहासिक वेशभूषा और काले चश्मे पहने कई लोग, जो अंगरक्षकों की तरह लग रहे थे, रेस्तरां के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। रात में चमकती एलईडी लाइटों वाली चकाचौंध करने वाली साइन बोर्ड उनकी पृष्ठभूमि में थी। मेज पर टोफू और आंतों के साथ भाप छोड़ते सूप के कटोरे रखे थे, जिनसे भूख को उत्तेजित करने वाली खुशबू आ रही थी। ली जीवू उस शैगी बियर्ड वाले व्यक्ति के सामने बैठा था, पूरी तरह जड़वत। आसपास बनियान और चश्मे पहने कई लोग खड़े थे। उसे चुप देखकर उस व्यक्ति ने ऊपर देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी खाओ। मकान मालकिन की खाना पकाने की कला साधारण नहीं है। अच्छे से खाओ। ये वही भोजनालय है जहां मैं तब आया करता था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। पीछे मुड़कर देखे तो क्रोनोलाइफ विश्व के शुरुआती विकास चरण में कंपनी की स्थापना को लगभग 15 साल हो चुके हैं। उसके शब्दों ने लीजी वू को चौंका दिया, क्योंकि वह क्रोनोलाइफ विश्व का अध्यक्ष था, जिसका नाम चो डाके था। और ये ठंडे चेहरों वाले सूटधारी लोग कंपनी के कर्मचारी थे, जिनमें किरदार डिजाइनर, ध्वनि डिजाइन प्रबंधक और विपणन प्रबंधक शामिल थे। जब उसने सभी का परिचय दे दिया, ली जी वू ने गुस्से में सवाल किया, कमबख्त, मुझे लगा कि मैं माफिया के चक्कर में पड़ गया हूं। ली जी वू ने कहा, मैं अभी बहुत डर गया था, लेकिन अध्यक्ष अचानक मुझसे मिलने क्यों आए? चेयरमैन ने जवाब दिया, अरे क्यों? मुझे याद है, मैंने गेम रूम में ही कहा था, मैं तुम्हारी 99 स्तर की लकड़ी की छड़ी वापस लेने आया हूं। चेयरमैन के शब्दों ने ली जी वू को हैरान
और घबराया हुआ छोड़ दिया। उसके हैरान चेहरे को देखकर बुजुर्ग व्यक्ति आगे झुका और बोला, इसमें हैरानी की क्या बात है? एक गेम कंपनी के रूप में हमारा किसी भी वस्तु को वापस लेना एक स्वाभाविक उपाय है। ली जी वू ने तुरंत मेज पर जोर से हाथ मारा और खड़ा हो गया। उसने जोर से कहा, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, मैंने इसे खुद उन्नत किया है। उसके वाक्य पूरा होने से पहले ही बुजुर्ग व्यक्ति के होंठ हल्के से कांपे और उसने कहा, 3%। 3% सफलता दर है जब उपकरण को स्तर 10 तक उन्नत किया जाता है। बेशक जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो सफलता दर कम होती जाती है। तुम्हें यह स्पष्ट रूप से पता है ना युवक? तीक्ष्ण आंखों और तार्किक शब्दों का सामना करते हुए ली जी वू एक पल के लिए खंडन करना नहीं जानता था। उसने कहा, अगर यह कोई साधारण वस्तु नहीं है तो तुमने कितने प्रतिशत संभावना को पार करके उस लकड़ी की छड़ी को उन्नत किया? सही कहा, किसी वस्तु को स्तर 99 तक उन्नत करना लगभग असंभव है। ली जी वू को अपने सामने चुप देखकर बुजुर्ग व्यक्ति चौडाके ने अचानक आह भरी। उसने कहा, इस क्षण से मैं तुम्हारी 99 स्तर की लकड़ी की छड़ी वापस ले रहा हूं। पता नहीं कितना समय बीत गया। क्रोनोलाइफ गेम को प्रकाशक द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया। हर कोई एक बार फिर इस दुनिया में कदम रख सकता था और सामने के गांव के पास ही सब कुछ की शुरुआत थी। खेल क्रोनोलाइफ के एक निश्चित क्षेत्र में उग्र राक्षस लगातार गुर्रा रहे थे। ये इस खेल में एक काफी सामान्य प्रकार का राक्षस था जिसे अगोरिस कहा जाता था। इसका स्तर 21 था। राक्षस के सामने 4 लोग थे जो विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ एक टीम बना रहे थे। राक्षस को उकसाया गया और उन पर हमला किया गया, जिससे वो गुस्से में आ गया और अपने विशाल शरीर के साथ उन पर झपटा। तुरंत एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। टीम की जादूगरनी ने एक उग्र आग को बुलाया और राक्षस पर हमला किया। शानदार अग्नि तीर कौशल के साथ एक विशाल अग्नि गोला जो अपने रास्ते में सब कुछ पिघला देने वाली गर्मी लिए था, राक्षस के विशाल शरीर को ढक गया। उस पल अग्नि गोला राक्षस के शरीर पर जा गिरा। राक्षस आग की लपटों में डूब गया और गुर्राया। ये नहीं पता कि यह दर्द के कारण था या गुस्से के। इसे इस हाल में देखकर टीम का एक युवक उत्साह से चिल्लाया, शाबाश, इसे खत्म कर दो, इसे एक और ऐसा प्रहार दो। उसी पल स्वाभाविक रूप से गुलाबी बालों वाली एक लड़की ने अपनी शक्ति का विस्फोट किया, जिसने अभी हंस रहे युवक को जड़ कर दिया। उस क्षण गुलाबी बालों वाली लड़की तुरंत अपने मुक्के और खूबसूरत दस्तानों के साथ आगे बढ़ी। टीम के सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए लड़की जलते हुए राक्षस की ओर दौड़ी। यह देखकर युवक ने हैरानी और घबराहट में चिल्लाकर कहा, यह क्या है, एक योद्धा? तुम अकेले हमला नहीं कर सकती। लेकिन उसकी बात कहना तब तक देर हो चुकी थी जब लड़की पूरी तरह से राक्षस के करीब पहुंच चुकी थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। इसका सबूत यह था कि उसने राक्षस को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया और उल्टा हवा में उछाल दी गई। हवा में उछलकर गुलाबी बालों वाली लड़की धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। नीचे जमीन पर बची हुई जादूगरनी ने आश्चर्य से अपनी आंखें फैलाकर गुलाबी बालों वाली लड़की को अपनी ओर गिरते देखा। जादूगरनी केवल एक घबराहट भरी ओ की आवाज निकाल पाई, इससे पहले कि वो जमीन पर चपटी होकर कुचल दी गई। टीम के बाकी सदस्य चिल्लाए, हो गया, उठो, जल्दी उठो। हैट्स गंभीर रूप से बेहोश हो गई है। 2 साथियों के पहले ही ढेर हो जाने से टीम पूरी तरह घबरा गई थी। उन्हें नहीं पता था कि एक दूर की डाल पर कोई उन्हें देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि ली जी वू था, जिसने अपने नंगे शरीर को एक लबादे से ढका था। वो शांतिपूर्वक वहां बैठा उस टीम को देख रहा था जब से उन्होंने राक्षस पर बढ़त हासिल की थी, तब तक जब वे पूरी तरह तितर बितर हो गए। इस स्थिति ने युवक को अचानक एक गहरी आह भरने पर मजबूर कर दिया। ये नहीं पता कि वो किस बात पर आह भर रहा था। उसने उदास नजरों से नीले आकाश की ओर देखा और खुद से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? चबाने की आवाज गूंजी जो ली जी वू के उदास मनोदशा को तोड़ रही थी। पीछे बैठा प्यारा ड्रैगनूरा एक ड्रमस्टिक चबा रहा था और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे क्या करना चाहिए? ली जी वू ने कहा, रुको, क्या उन्होंने लकड़ी की छड़ी जब्त नहीं की थी? फिर ये छड़ी अभी भी यहां क्यों है और ये ड्रैगन इस तरह खाक क्यों रहा है? आखिर हुआ क्या? ली जी वू ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन पास रखी लकड़ी की छड़ी को उठा लिया। छड़ी को देखते हुए उसका स्तर अभी भी 99 था और उसकी टिकाऊपन पहले की तरह अनंत थी, बिना किसी बदलाव के। इस लकड़ी की छड़ी के माध्यम से ली जी वू को पिछली रात की वास्तविक दुनिया की बातचीत याद आई। एक साधारण भोजनालय में भाग्य ने उसे क्रोनोलाइफ विश्व गेम के अग्रणी चेयरमैन से मिलवाया था। उस समय उन्होंने 99 स्तर की लकड़ी की छड़ी को वापस लेने पर जोर दिया था। यह ऐसी चीज थी जिसे ली जी वू स्वीकार करने में मुश्किल महसूस कर रहा था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो सब कुछ खो देगा जो उसने हासिल किया था।
लेकिन चेयरमैन के अगले शब्दों ने ली जी वू को यह एहसास कराया कि कंपनी के दृष्टिकोण से इस विकट स्थिति में बदलाव हो सकता है। चेयरमैन ने कहा, कंपनी के दृष्टिकोण से हमें छड़ी वापस लेनी होगी, लेकिन मेरे निजी दृष्टिकोण से यह थोड़ा अलग है। चो डाक बे के भ्रमित करने वाले शब्दों और हावभाव ने ली जी वू को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी लकड़ी की छड़ी की सीधे जांच की। यह एक सामान्य वस्तु है, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरा निष्कर्ष केवल एक है, खिलाड़ियों के साथ और कोई हस्तक्षेप नहीं। भले ही तुम खेल के सबसे मजबूत राक्षस को मार दो, भले ही तुम एक साथ 30 लाख लोगों को मार दो, भले ही तुम पूरे ग्रह को या कुछ और नष्ट कर दो, यह खिलाड़ी की स्वतंत्रता है और पूरी तरह से शुरुआती सेटअप के भीतर है। बोलते हुए चेयरमैन चो डाक बे ने रस से भरी खूबसूरती से सजी मूली की किमची की एक प्लेट उठाई और उसे सूप के कटोरे में डाल दिया। चेयरमैन के इस व्यवहार और शब्दों ने ली जी वू को पूरी तरह से हैरान और भ्रमित कर दिया। वो अचानक मुस्कुराया और आगे बोला, सूप में मूली की किमची डालना या न डालना भी तुम्हारा अधिकार है। ली जी वू ने सामने रखी मूली की किमची की प्लेट को खाली नजरों से देखा और सोच में डूब गया। एक पल बाद उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और किमची की प्लेट ले ली। दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा, लगभग पूरी तरह से अपनी अपनी सोच में डूबे हुए। अचानक दुकान की मालकिन बाहर आई और चेयरमैन के सिर पर जोर से चपत लगाते हुए डांटने लगी, तुम पागल कमीने, सूप में मूली की किमची मत डालो। मैं बहुत चिढ़ गई हूं। मैंने पूरी रात गोमांस की हड्डियों का शोरबा उबालने के लिए क्या किया? अगर उसने इसमें मूली की किमची का रस डाल दिया तो पूरा शोरबा का स्वाद बिगड़ जाएगा। बुजुर्ग महिला गुस्से में डांटते हुए चली गई, जिससे चेयरमैन अकेला रह गया, उदास होकर बैठा, जैसे कोई बच्चा जिसे उसकी मां ने डांटा हो। ऐसा हुआ और यही कारण था कि वो 99 स्तर की लकड़ी की छड़ी को रख पाया। मूली की किमची कैसे डालनी है, ये चुनना तुम्हारा अधिकार है। ली जी वू की सोच लगातार फैल रही थी। तभी अचानक सामने से एक डांट ने उसे एक पल के लिए रोक दिया। कमबख्त, तुम योद्धा परिवार की कचरा, अब तुम कौन सा खेल खेल रही हो? लड़ाकू टीम का युवक सीधे गुलाबी बालों वाली लड़की की ओर इशारा करके गाली देने लगा। उसने कहा, शिकार पार्टी में टीम के साथ मिलकर खेलना बुनियादी बात है। क्या तुम्हें यह नहीं पता, कमबख्त, तुम अकेले क्यों हमला कर रही हो? क्या तुम हमें छोड़ रही हो? जादूगरनी पास में खड़ी थी, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युवक गुस्से में गालियां देता रहा। उसने कहा, क्या सहन करूं? यह सब इस पागल की वजह से हुआ कि यह शिकार पार्टी बर्बाद हो गई। तुम एक दोषपूर्ण शुक्राणु हो, यहां से निकल जाओ, कमबख्त। ली जी वो चुपचाप उनकी हर गाली और झगड़े को सुन रहा था। फिर उसे चेयरमैन चो डाक बे के शब्द याद आए। उन्होंने कहा था, बस एक बात, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगना चाहता हूं। यह खुद कहना थोड़ा अजीब है, लेकिन क्रोनो लाइफ एक बहुत अच्छा खेल है। यह स्वतंत्रता, रोमांस, साहसिकता और एक अद्भुत आभासी दुनिया का स्थान है, जिसका हर कोई कम से कम एक बार सपना देखता है। एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना या दुनिया को नष्ट करना। अभी के लिए थोड़ा संयम बरतो। इस खेल को धीरे धीरे आनंद लेने में क्या बुराई है? क्रोनो लाइफ एक ऐसी जगह है जिसका आनंद लेना चाहिए। ली जी वो सोच में डूब गया। जैसे ही वो ये सोच रहा था, सामने खड़े व्यक्ति ने गुलाबी बालों वाली लड़की की ओर एक घृणित थूक फेंका। वो वहां सिर झुकाए खड़ी रही, बिना कुछ कहे इसे सहन करती रही। उसने कहा, यहां से निकल जाओ तुम, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी शिकार नहीं करूंगा। चलो कमबख्त, यहां तक कि कचरे जैसे आइटम पहन रही हो। यह वाकई समझ से बाहर है। अपना गुस्सा निकालने के बाद वे मुड़कर चले गए, लड़की को अकेला छोड़कर। उसी समय लड़की के दिमाग में एक सूचना दिखाई दी, आपको पार्टी से निकाल दिया गया है। ली जी वो चुपचाप एक जगह बैठा और यह सब देखता रहा। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। उसने कई बार आहें भरी। साहसिकता और रोमांस, क्या ये एक ऐसी दुनिया है जिसका आनंद लिया जाना चाहिए? ये एक ऐसी दुनिया है जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। सही कहा, कमबख्त। खेल का धीरे धीरे आनंद लेना कैसा होगा? क्रोनो लाइफ विश्व, ठीक है, चलो इसका आनंद लेते हैं, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से आनंद लूंगा और इसमें ढेर सारा मूली किमची का रस डालूंगा। यह कहते ही ली जी वो भयानक चेहरा बनाकर उछला और अपनी लकड़ी की छड़ी से हमला करने के लिए झपटा। उसका निशाना वे 3 लोग थे जो अभी अभी चले गए थे। उनकी पीठ अभी भी आगे की ओर बढ़ रही थी, धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। बेखबर की खतरा उनके करीब आ रहा था। जैसे ही ली जी वो हमला करने वाला था, उसके पास से एक चीख गूंजी जिसने उसे वही रुकने पर मजबूर कर दिया। ली जी वो हैरान हुआ और उसने गुलाबी बालों वाली लड़की की ओर देखा। उस पल वो भी गुस्से में चिल्ला रही थी। उसने कहा, यह एक कचरा खेल है, एक खेल। यह वाकई एक पागल खेल है। ये लोग मूर्ख हैं जो अच्छे आइटम नहीं देख सकते। क्या तुम लोगों को पता है कि यह हथियार कितना शक्तिशाली है? बोलते बोलते वो दुखी होकर सिसकने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा,
क्या तुम लोगों को पता है कि मैंने इस खेल पर कितना पैसा खर्च किया है? उसकी हर गुस्से भरी गाली और आंसुओं से भरा चेहरा देखकर लीजी वो वही जड़ हो गया। उस पल उसका रूप उसे अपने अतीत की याद दिला रहा था। कुछ बहुत समान था और यह स्थिति बहुत परिचित थी। दोनों को ही उनके साधारण हथियारों की वजह से हर किसी ने तिरस्कार किया था। कितना समान था, यह दुनिया कितनी भयानक थी। समय बीत गया लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली थी और अब उसके सामने उसका पुराना स्वरूप था। लड़की ने कहा, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं अब किसी शिकार पार्टी में शामिल नहीं होंगी। मैं अकेले शिकार करूंगी। उसने शक्तिशाली ढंग से चिल्लाते हुए, रोते हुए धीरे धीरे वहां से जाने लगी। यह अजीब सा एहसास था। अब भी इसे याद करने पर लीजी वू को नहीं पता था कि उसने उन दिनों को कैसे पार किया था। अपनी सोच से बाहर निकलते हुए जैसे ही लड़की ने कुछ कदम उठाए, उसके सामने एक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। साथ में एक काला साया दिखा जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। हैरान होकर उसने ऊपर देखा और उसके सामने वही विशाल राक्षस था जिससे वो पहले लड़ चुकी थी। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई राक्षस न जाने कब से उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे। लड़की भयानक डर से पत्थर की तरह जड़ हो गई। राक्षसों के बड़े बड़े नुकीले दांतों से भरे मुंह जो एक अथाह गड्ढे की तरह थे को देखकर लड़की के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और वे गुर्राते हुए पागलों की तरह उस पर हमला करने लगे। लड़की ने सोचा, हे भगवान, यहां इतने सारे राक्षस क्यों हैं? विशाल शरीर वाले राक्षस जिनके पैर खंभों की तरह थे, जमीन पर जोर से टकराए जिससे जमीन लगातार कांपने लगी। उनका निशाना कोई और नहीं बल्कि वो कमजोर इंसान थी जो इतनी डर गई थी कि वो वही जड़वत खड़ी थी। लड़की के हाथ पैर कांप रहे थे और वो अब और जरा भी हिल नहीं पा रही थी। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैंने इस पल में ये क्यों चुना? तभी ली जीवू उसके सामने कूद पड़ा, अपनी अंडरवियर को शानदार ढंग से दिखाते हुए। उसकी आंखें राक्षसों पर टिकी थी और उसके हाथ में उसकी लकड़ी की छड़ी थी। बिना किसी हिचकिचाहट या पीछे हटने के उसने छड़ी से हमला शुरू कर दिया। विनाश की शक्ति एक बार फिर इस विशाल दुनिया में प्रकट हुई, जैसे वो सब कुछ तोड़ देना चाहती हो। तब तक इंतजार किया गया जब तक कि हैरान करने वाली आवाज रुकी और धूल छटने लगी। अब सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। गुलाबी बालों वाली लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो केवल डर से अपना सिर ढककर बैठी थी, आसपास की सभी आवाजों को नजरअंदाज करते हुए। अब जब झटका गायब हो चुका था और आसपास की आवाजें शांत हो गई थी, उसने धीरे धीरे भ्रमित होकर अपनी आंखें खोली। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें और भी फैल गई। वो अत्यधिक हैरान थी। उसके आसपास अब कोई राक्षस नहीं थे, केवल साफ नीला आकाश था जिसमें ऊर्जा से टूटे हुए बादल और वो अजीब युवक दिखाई दे रहा था। लीजीवू ने लड़की की ओर देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही सहानुभूति और करुणा कहलाती है। लड़की ने भी सामने खड़े व्यक्ति को भ्रमित होकर देखा, लेकिन शायद कारण ये चीजें नहीं थी। उसने सोचा, ये क्या भला है? कुछ देर सोचने के बाद लीजीवू ने निष्कर्ष निकाला कि उसने इस लड़की को सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि उसे ये मजेदार लगा। उसने हंसा, हा। लड़की ने युवक की मुस्कान देखी और उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि प्रतिक्रिया कैसे दे। लीजीवू धीरे से उसकी ओर मुड़ा और बोला, वैसे ये थोड़ा भ्रमित करने वाला और परेशानी भरा है, लेकिन लीजी वू की शुरुआती कहानी यही खत्म होती है। फिर उसने गुलाबी बालों वाली लड़की को एक कोमल मुस्कान दी और कहा, नमस्ते, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और अब से क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या तुम मेरे साथ टीम बनाकर शिकार पर चलना चाहोगी? गर्म धूप की चमकती रोशनी के तहत एक अजीब भाग्य ने उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। सामने खड़े युवक के टीम बनाने के सुझाव से एक पल के लिए स्तब्ध रहकर लड़की ने अपनी मध्यमा उंगली उठाई, मुंह बनाया और जवाब दिया, कभी नहीं, मैं नौसिखियों के साथ शिकार नहीं करती। फिर लड़की गुस्से में मुड़कर चली गई। लीजीवू वहां हवा में भ्रमित खड़ा रहा, समझ नहीं पाया कि क्या कहे। शायद ये बहुत सहज शुरुआत नहीं थी। हालांकि वास्तविक दुनिया में खेल को फिर से शुरू कर दिया गया था। हाल की घटना के इर्द गिर्द चर्चा बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, बल्कि ये बढ़ती जा रही थी। हर कोई, चाहे उम्र या लिंग कोई भी हो, चाहे वे काम पर जाने के लिए बस में बैठे हों या कक्षा में, यहां तक कि काम से घर लौटने के बाद देर रात तक उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी रहती थी, हाल की घटना के बारे में जानकारी पढ़ने के लिए। समस्या भी यहीं से शुरू हुई जब दुनिया की रुचि बढ़ी। लोगों ने उस विशेष दिन को एक नाम दिया, कयामत का दिन। वैश्विक गेमिंग समुदाय में चर्चाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वे उग्र और तीव्र होती जा रही थी। लोगों ने उस पहले नरसंहार की जांच शुरू की जिसमें 8 लाख लोग मारे गए थे।
दूसरा नरसंहार जिसमें 30 लाख लोग मारे गए और तीसरा पूरा सर्वर ही नष्ट कर दिया गया। उस व्यक्ति की पहचान क्या थी? कहा गया कि वो एक बहुव्यक्तित्व वाला सीरियल किलर था, एक युद्ध का देवता। फिर उसे क्रोनोलाइफ विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा गया। बेशक इस उपाधि के समर्थक थे, लेकिन विरोधी भी कम नहीं थे। इस खेल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? अगर ये गेम बग नहीं है तो फिर वो एक हैकर है। ऐसी राय रखने वालों की संख्या काफी थी और कई लोग इसे तर्कसंगत मानते थे। सही कहा, एक व्यक्ति के खिलाफ 30 लाख लोग। ये कैसे संभव है? ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसे सामान्य क्षमताओं से संशोधित या नियंत्रित किया जा सके। लोगों ने इस तरह की खबरों को दबाने और खत्म करने की मांग की। हर कोई न्याय का अवतार बन गया और आईपी पतों को ब्लॉक करने, किरदारों को हटाने और गेम खातों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की लहर शुरू कर दी। उन्होंने गेम कंपनी पर दबाव डालने के लिए हर संभव तरीके का इस्तेमाल किया, ये मांग करते हुए कि क्रोनोलाइफ विश्व इस घटना से तुरंत निपटे। इस प्रकार सभी का ध्यान लगभग पूरी तरह से क्रोनोलाइफ विश्व की प्रतिक्रिया पर केंद्रित हो गया। और जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, क्रोनोलाइफ विश्व ने इस घटना के लिए एक आधिकारिक घोषणा जारी की। जब यह घोषणा सामने आई, सभी कीबोर्ड योद्धा उत्साह से अपनी मेज पर बैठ गए, गेम कंपनी को अपने तर्कों से डुबाने के लिए तैयार। गेम कंपनी की ओर से जारी कुछ पंक्तियों की घोषणा में मुख्य सामग्री थी। नमस्ते सभी को। हाल ही में चर्चा का विषय बना व्यक्ति एक बहुत ही सामान्य खिलाड़ी है। लेकिन जब लोगों ने अगली पंक्ति पढ़ी तो कुछ ऐसा लगा जैसे चीजें उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं थी। घोषणा में कहा गया, उस खिलाड़ी की जांच के परिणामों के अनुसार वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बग या हैक का इस्तेमाल किया हो, और वो व्यक्ति खेल के नियमों के अनुसार खेल रहा है। हैरानी और भ्रम की स्थिति में बहस एक अंत पर पहुंच गई, जिसने केवल अनुत्तरित सवालों को छोड़ दिया। यहां तक कि क्रोनोलाइफ विश्व में लोग गेम में लॉग इन करके एक दूसरे के साथ उस खबर पर चर्चा करने लगे। किसी ने कहा, अरे क्या तुमने वो खबर सुनी? इस बार मुख्य सर्वर में घटना का कारण वो व्यक्ति था। ये अविश्वसनीय है, इतने सारे लोग एक साथ मर गए, इसलिए ये ऐसा हो गया। किसी और ने कहा, सब लोग कह रहे हैं कि उस घटना की वजह से नई जगहों में समस्याएं आई। और ऐसा लगता है कि गेम कंपनी ने भी इसे परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। लेकिन वो व्यक्ति आया कहां से? उसकी वांटेड तस्वीर में वो केवल एक काला लबादा पहने हुए है, इसलिए कोई नहीं जानता कि वो कौन है और कहां से आया है। वो वाकई एक रहस्यमयी व्यक्ति है और किसी को उसका कोई अंदाजा नहीं है, जैसे वो कोई शून्य हो जो अचानक प्रकट हुआ, जिसके पास हर किसी से ऊपर की शक्ति है। ली जीवू, जो इस रहस्यमयी काले लबादे वाले खिलाड़ी के रूप में जाना जा रहा था, ने न केवल खेल की दुनिया को हिला दिया था, बल्कि वास्तविक दुनिया में भी एक तूफान खड़ा कर दिया था। उसकी हरकतों, पहले 8 लाख लोगों का नरसंहार, फिर 30 लाख और अंत में पूरे सर्वर का विनाश, ने उसे क्रोनोलाइफ विश्व में एक किंवदंती बना दिया था। लेकिन उसकी पहचान अभी भी रहस्य बनी हुई थी। क्या वो वाकई एक सामान्य खिलाड़ी था, जैसा कि गेम कंपनी ने दावा किया, या फिर उसकी शक्ति के पीछे कुछ और था? कुछ लोगों का मानना था कि वो खेल के नियमों के भीतर ही इतना शक्तिशाली बन गया था, शायद अपनी 99 स्तर की लकड़ी की छड़ी के साथ, जिसे उसने असंभव बाधाओं को पार करके उन्नत किया था। यहां तक कि चेयरमैन चो डाक बे ने भी स्वीकार किया था कि ली जी वू की छड़ी एक सामान्य वस्तु थी और उसका खेल में हस्तक्षेप न करने का फैसला खेल की स्वतंत्रता की भावना को दर्शाता था। लेकिन गेमिंग समुदाय में कई लोग अभी भी संदेह में थे। क्या यह संभव था कि कोई खिलाड़ी बिना किसी बग या हैक के इतने बड़े पैमाने पर विनाश कर सकता था? कुछ ने उसे लड़ाई का देवता और बहुव्यक्तित्व वाला सीरियल किलर कहा, जबकि अन्य ने उसे एक हैकर या गेम की खामी का परिणाम माना। उसकी काले लबादे वाली छवि, जो उसकी वांटेड तस्वीरों में दिखाई देती थी, ने उसे एक रहस्यमयी और लगभग मिथकीय व्यक्तित्व बना दिया था। कोई भी उसकी उत्पत्ति या असली पहचान के बारे में कुछ नहीं जानता था। क्रोनोलाइफ विश्व में लोग उस कयामत के दिन की घटना पर चर्चा करते रहे, जिसने खेल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। नए क्षेत्रों में समस्याएं सामने आई थी और कुछ का मानना था कि ये उस विनाश का परिणाम था जो उस रहस्यमयी खिलाड़ी ने मचाया था। ली जीवू, जो अब भी अपनी छड़ी और अपने ड्रैगनूरा साथी के साथ खेल में घूम रहा था, ने उस गुलाबी बालों वाली लड़की को बचाकर कुछ हद तक करुणा दिखाई थी। लेकिन उसका असली मकसद, क्या वो बदला था, मनोरंजन था या कुछ और? वो अभी भी एक रहस्य था। जैसा कि चेयरमैन ने कहा था
क्रोनो लाइफ एक ऐसी दुनिया थी जहां खिलाड़ियों को स्वतंत्रता थी, चाहे वो दुनिया को नष्ट करने की हो या एक दूसरे के साथ रोमांच साझा करने की। लेकिन ली जी वू जैसे खिलाड़ी जो इस स्वतंत्रता को चरम सीमा तक ले गए ने यह सवाल उठा दिया कि क्या ऐसी असीमित स्वतंत्रता वाकई में एक आनंददायक खेल बनाती है या ये केवल अराजकता को जन्म देती है। हर कोई चर्चा और खोजबीन में लगा था, जबकि इस समय सभी की चर्चा का केंद्र वो व्यक्ति अभी भी आराम से उस लड़की के पीछे टहल रहा था। गुलाबी बालों वाली लड़की ठंडेपन से आगे आगे चल रही थी। ये व्यक्ति जो अंडरवियर, लबादा पहने और लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके पीछे आने वाली पदचाप सुनकर लड़की बेहद चिढ़ गई, लेकिन ली जी वू को इसका एहसास नहीं था और वो बेशर्मी से उसका पीछा करता रहा। आखिरकार लड़की का सब्र जवाब दे गया और वो मुड़कर जोर से चिल्लाई, अरे तुम हर समय मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ली जी वू ने मुस्कुराते हुए जवाब में सवाल किया, क्यों? क्या हमने साथ में शिकार करने का फैसला नहीं किया था? लड़की ने तुरंत कहा, कब? मैंने कहा था कि मैं तुम जैसे हारे हुए के साथ शिकार नहीं करूंगी। क्या तुम पागल हो? ली जी वू ने हैरानी से खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा, हारा हुआ? तुम मेरा मतलब ले रही हो? लड़की ने कहा, और कौन? वो लड़का जो अपने लबादे के नीचे अंडरवियर पहनता है, वो लड़का जो ठीक से कपड़े नहीं पहनता, वो लड़का जो स्तर एक की लकड़ी की छड़ी इस्तेमाल करता है। मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है, तो कृपया जल्दी से गायब हो जाओ। गुस्से में एक के बाद एक गालियां देकर अपनी भड़ास निकालने के बाद लड़की गुस्से में मुड़कर चली गई, जिससे ली जी वू अकेला भ्रमित खड़ा रह गया। उसने सोचा, क्या गलत है? क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? मैंने अभी अभी उसे राक्षसों से बचाया था। यह सुनकर उसके पास खड़ा छोटा ड्रैगन उरिस ने अपना हाथ उठाया और बोला, मैंने भी ये देखा। अभी जब बड़े भाई ने उसे बचाया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सही कहा, राक्षसों का सामना करते समय लड़की इतना डर गई थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं की थी। इसलिए शायद उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि ली जी वू ने अपनी शक्ति से उसे बचाया था। ली जी वू ने हैरानी से कहा, हे भगवान! फिर उसने पुकारा, अरे तुम रुको, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना मजबूत हूं? लेकिन दुर्भाग्य से लड़की ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो और भी गुस्से में आ गई, अपने पैर पटकती हुई आगे बढ़ती रही। उसके इस रवैये को देखकर ली जी वू, जिसका दिमाग मटर के दाने जितना था, ने अचानक कल्पना की, क्या वो जानबूझकर मेरी ताकत को नजरअंदाज कर रही है? इसलिए वो खुशी से एक पिल्ले की तरह पूंछ हिलाता हुआ उसके पीछे दौड़ा। उसने कहा, मिस, ओ खूबसूरत मिस, क्या मिस मुझे राक्षसों का शिकार करने का तरीका बता सकती है? उसने मासूम चेहरा और चमकती आंखों के साथ मुस्कुराते हुए ये कहा। उसके इस प्रस्ताव ने लड़की को भ्रमित और शर्मिंदा कर दिया। उसने कहा, दरअसल मैं एक नौसिखिया हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मदद करें। ओ खूबसूरत विशेषज्ञ, गुलाबी बालों वाली लड़की जो पहले गुस्से में थी और एक बार फिर गाली देने वाली थी, अचानक विशेषज्ञ शब्द सुनकर रुक गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें उन प्रशंसात्मक शब्दों को सुनकर चमक उठीं और फिर उसे अपने पुराने साथियों की याद आई। उस समय उसे थूक का सामना करना पड़ा था और उसे भयानक तरीके से तिरस्कार किया गया था। उसकी कमजोर क्षमताओं की वजह से वो जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पाई थी। वे अब पहले की तरह उसके साथ टीम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन अब उसे विशेषज्ञ कहा जा रहा था। लड़की उन दो शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गई। फिर उसने खुद से सवाल किया और मुस्कुराई। छोटा ड्रैगन उरिस भ्रमित होकर इधर उधर उड़ता रहा और पूछा, बड़े भाई, आप क्या योजना बना रहे हैं? छोटा ड्रैगन उरिस ने कहा, ही, मैं अभिनय कर रहा हूं, कमजोर होने का ढोंग कर रहा हूं। अगर तुम अपनी ताकत छिपाना चाहते हो तो पहले कमजोर दिखना होगा। उसने हैरानी से पूछा, क्या ताकत छिपाना? वो ताकत जो बड़े भाई ने कहा, वो क्या है? इससे पहले कि ड्रैगन अपनी बात पूरी कर पाता, लड़की ने जोर से चिल्लाकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह बहुत मुश्किल है। उसने पवित्र ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मूल रूप से विशेषज्ञों को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो कमजोर है ना? उसी पल सिस्टम की सूचना बजी, जिसमें लेडी लव की ओर से शिकार पार्टी के लिए दोस्ती का निमंत्रण था। उसने कहा, ठीक है, इस बार मुझे इस पुराने शरीर के साथ तुम्हारी मदद करनी होगी। दोस्ती का निमंत्रण स्वीकार करते ही ली जी वू ने आखिरकार लड़की की जानकारी देखी। उसका नाम लव था और उसका पेशा एक योद्धा था, जिसका स्तर 24 था। इस तरह अनकही कठिनाइयों से भरे समय के बाद दोनों ने आखिरकार टीम बनाने और सामने के गांव के पास शुरुआती कालकोरी की ओर जाने का फैसला किया। बहुत जल्दी उन्हें पहले राक्षस मिले और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लड़की मजबूत थी और अपने दस्तानों के साथ आसानी से विशाल राक्षसों को उड़ा देती थी।
उनका रूप भयंकर और विशाल था, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ बनी भालू थे, जिनका स्तर केवल 4 था। हे भगवान, स्तर 24 की लड़की स्तर 4 के राक्षसों को तंग कर रही थी, तो जाहिर है उन्हें हराना आसान था। हालांकि यहां के बनी भालू राक्षस थोड़े भीड़ में थे, इसलिए एक को हराने के बाद दूसरा पागल होकर दौड़ पड़ता। उसका एक मुक्का सीधे नीचे आया, लेकिन लड़की ने आसानी से उछलकर उसे चकमा दे दिया। गहरी सांस लेते हुए उसका शरीर हवा में उड़ गया। फिर उसने एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से, जैसे कोई एथलीट हो, हवा में कलाबाजी खाई। ये देखकर बनी भालू ने किसी ऐसी भाषा में चिल्लाया जिसे इंसान समझ नहीं सकते थे। कोई नहीं समझा, इसलिए किसी ने जवाब नहीं दिया। अब उसका सामना ऊपर से आने वाली एक लात से था। धड़ाम, कड़क, टकराने की आवाज के साथ हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी, क्योंकि बनी भालू को सिर पर जोरदार लात पड़ी और वो जमीन पर गिरकर खून उगलने लगा। एक बात यह थी कि ये राक्षस काफी पागल थे। जब वे अपने साथियों को परास्त होते देखते तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रहते, लेकिन भागते नहीं। ऐसा लगता था कि उनके दिमाग इतने कमजोर थे कि वे केवल पागल होकर हमला करना जानते थे, लेकिन खतरे को जरा भी महसूस नहीं करते थे। हमारी लड़की के लिए यह उस सुबह राक्षस का सामना करने वाली स्थिति से बिल्कुल अलग था। इस बार वो बहुत आत्मविश्वास और सहजता के साथ अपने कौशल का उपयोग कर रही थी। उसने कहा, तुम सब बनी भालुओं, जीने की कोशिश करो, मैं हमला करूंगी। और विशेषज्ञ यहां आ रहा है। युद्ध काफी उग्र लग रहा था। दूसरी ओर ली जीवू और प्यारा छोटा ड्रैगन चुपचाप एक तरफ बैठकर तालियां बजा रहे थे। ड्रैगन ने कहा, वो खूबसूरती से लड़ रही है, हाँ, लेकिन ये राक्षस थोड़े कमजोर है ना? ली जीवू फिल्म देखते हुए टिप्पणी कर रहा था। उसने कहा, लेकिन कम स्तर के राक्षसों के साथ भी अगर वे बड़ी संख्या में हमें घेर ले तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। ली जीवू अपनी ताकत को छिपाए हुए एक नौसिखिए की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें लड़की के हर कदम पर थी। वो जानता था कि ये बनी भालू कोई बड़ा खतरा नहीं थे, लेकिन वो ये भी देखना चाहता था कि लव कितनी दूर तक जा सकती थी। उसके दिमाग में चेयरमैन चो डाक बे के शब्द गूंज रहे थे। क्रोनो लाइफ एक ऐसी दुनिया है जहां स्वतंत्रता है, रोमांस है, साहसिकता है। शायद यही वो आनंद था जिसकी बात चेयरमैन ने की थी। नए लोगों के साथ मिलकर छोटी छोटी जीत का आनंद लेना और खेल को अपने तरीके से जीना। लेकिन ली जी वू के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। वो जानता था कि उसकी असली ताकत 99 स्तर की लकड़ी की छड़ी और उसकी विनाशकारी शक्ति अभी भी एक रहस्य थी, यहां तक कि लव के लिए भी। और वो इस रहस्य को अभी और कुछ समय तक बनाए रखना चाहता था। यह सुनकर छोटा ड्रैगन ओरिस बीच में बोल पड़ा, बड़े भाई, चिंता करना बंद करो, ठीक है? उसका उपकरण काफी अच्छा है। ली जी वू ने पूछा, ओह, क्या ऐसा है? ओरिस ने कहा, हाँ, सही कहा, अकेले उसका हथियार ही 10 मिलियन गोल्ड से ज्यादा का है। ली जी वू इन शब्दों से तुरंत डर गया। उसने कहा, 10 मिलियन गोल्ड? क्या ये 10 मिलियन नकद में है? ओरिस ने जवाब दिया, हाँ, बाकी हथियार भी सबसे उच्च श्रेणी के हैं। कुल मिलाकर लगभग 100 मिलियन गोल्ड, है ना? ये लगभग 100 मिलियन के बराबर है, और वियतनामी डोंग में करीब 1.9 बिलियन। ली जी वू ने हैरानी से कहा, ओह, लेकिन क्या वो नौसिखिया नहीं है? उसने ये उपकरण कैसे हासिल किए? छोटा ड्रैगन ने अपनी आंखें सिकोड़कर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, उसने वीआईपी रिचार्ज किया। ली जी वू स्तब्ध रह गया, और अचानक उसे वो दृश्य याद आया जब उस लड़की को उन लोगों ने छोड़ दिया था। उस समय उसने गुस्से में चिल्लाकर गालियां दी थी, तुम लोग वाकई अंधे हो। क्या तुम्हें पता है कि यह हथियार कितना अच्छा है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस खेल में कितना पैसा रिचार्ज किया है? ली जी वू ने सोचा, हे भगवान, तो उसने वाकई इतना रिचार्ज किया था? फिर उसने खुद से कहा, नहीं, लेकिन 100 मिलियन थोड़ा ज्यादा है। इससे पहले कि वो अपनी सोच पूरी करता, लड़की पास आई और जोर से चिल्लाई, अरे अंडरवियर, हमने टीम बनाई है, लेकिन तुम बस पीछे खड़े होकर देख रहे हो। हाँ, उस लकड़ी की छड़ी से राक्षसों को मारो। ली जी वू ने भोलेपन से लकड़ी की छड़ी उठाई और पूछा, इससे राक्षसों को मारूं? लड़की ने कहा, हाँ, सही कहा बच्चे, तुम्हें सीधे मारना होगा ताकि तुम मजबूत बनो। क्या तुम हमेशा बस बैठकर मुझे देखने की योजना बना रहे हो? इसलिए मैंने कहा था कि मुझे नौसिखियों के साथ टीम बनाना पसंद नहीं, जिनमें जरा भी मेहनत करने की इच्छा नहीं होती। लड़की नैतिकता का पाठ पढ़ाने में मगन थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक बनी राक्षस कब से उसके ठीक पीछे आ चुका था। यह देखकर ली जी वू ने धीरे से अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे हल्के से राक्षस की नाक पर टैप किया। पलक झपकते ही ऊर्जा का विस्फोट हुआ और राक्षस नष्ट होकर राख में बदल गया। लड़की ने पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनी, फिर मुड़ी और केवल एक हल्की हवा को बहते हुए और राख की एक परत को देखा। उसने भ्रमित होकर पूछा, यह क्या हो सकता है? काल कोठरी से बहने वाली हवा?
ली जीवू ने सोचा, इस लड़की की बुद्धि के साथ मेरी छिपी ताकत का खुलासा होने का जोखिम शायद शून्य है ना? अचानक लव की सूचना स्क्रीन उसके सामने प्रकट हुई। यह किसी का भेजा हुआ संदेश था, जिसमें लिखा था, प्रदर्शन 10 मिनट पहले शुरू हो चुका है, क्या तुम भूल गई? जल्दी बाहर आओ। संदेश का मजमून देखकर लड़की ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो नाराज लग रही थी। फिर उसने आ भरी और ली जी वू की ओर मुड़कर कहा, अरे, मैं थोड़ी देर के लिए गेम से लॉग आउट करने जा रही हूं, फिर बाद में वापस आऊंगी। लगता है इसमें करीब 30 मिनट लगेंगे। तुम खुद राक्षसों का शिकार करने की प्रैक्टिस करो। ली जी वू ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। लव की असली दुनिया में क्या जिम्मेदारियां थी, और वो इतना पैसा खेल में क्यों खर्च कर रही थी? उसकी वीआईपी स्थिति और महंगे उपकरणों ने उसे प्रभावित किया था, लेकिन उसका व्यवहार, खासकर उसका गुस्सा और अकेले रहने की जिद, उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला रहा था, जब वो भी तिरस्कार का शिकार था। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी को देखा, जिसका स्तर अभी भी 99 था, और सोचा कि शायद यह समय था कि वो खेल को थोड़ा और गंभीरता से ले, लेकिन अपने तरीके से। चेयरमैन चो डाक बे की सलाह, खेल का आनंद धीरे धीरे लो, उसके दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन अभी के लिए वो लव के साथ इस छोटे से साहसिक कार्य का आनंद लेना चाहता था, भले ही वो उसे नौसिखिया कहकर ताने मार रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उरिस की ओर देखा और कहा, चलो देखते हैं कि हम इन बनी भालुओं को और कितना परेशान कर सकते हैं। उरिस ने ड्रमस्टिक चबाते हुए हंसा और कहा, बड़े भाई, तुम वाकई मजे ले रहे हो, है ना? ली जी वू ने जवाब दिया, हाँ, शायद यही क्रोनो लाइफ का असली मजा है। लेकिन गहरे में वो जानता था कि उसकी असली ताकत, जिसने 30 लाख लोगों को मारा और एक ग्रह को नष्ट किया, अभी भी एक रहस्य थी। और वह इस रहस्य को तब तक बनाए रखना चाहता था जब तक कि सही समय ना आ जाए। बोलना समाप्त करके उसे प्रतिक्रिया देने का समय दिए बिना लड़की उसके सामने से गायब हो गई। ये क्या था? उसने अचानक अपनी मर्जी से लॉग आउट क्यों किया? लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वो वास्तविक जीवन में कैसी होगी। उसने खेल में 100 मिलियन खर्च किए। मेरा मतलब है, बेबी ड्रैगनोरा ने कंधे झटकते हुए सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, शायद वह किसी अमीर परिवार से है। उसी समय वास्तविक दुनिया में रात थी और आकाश में चमकते तारे थे। एक संगीत केंद्र के कमरे में गुलाबी बालों वाली लड़की, जो क्रोनो लाइफ गेम से निकल चुकी थी, अपने मैनेजर द्वारा सावधानी से मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करवा रही थी। उसके सिर पर बंधा जूड़ा खुल गया, जिससे उसके लंबे, रेशमी, सुंदर गुलाबी बाल दिखाई दिए। पता नहीं कितना समय बीता। खूबसूरत मंच की रोशनी चीयर्स के साथ जली। उसी समय एमसी की आवाज भी गूंजी, मंच को और गर्म करते हुए, इतने लंबे इंतजार के लिए धन्यवाद। म्यूजिक बैंक आज का आखिरी मंच प्रदर्शन है। लगातार 13 सप्ताह तक नंबर 1 स्थान पर काबिज वो व्यक्ति जिसका आप सभी को इंतजार था। मंच के नीचे कई संगीत प्रशंसक उत्साह से एमसी की घोषणा का अनुसरण कर रहे थे। दर्शकों द्वारा सबसे प्रिय एकल आइडल, वर्तमान युग की सर्वश्रेष्ठ गायिका गीतकार, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस हांसार है। आवाज अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो सभी की चीखों और तालियों से दब गई, जिसने दर्शकों को पहले से कहीं अधिक उत्साहित कर दिया। एक मधुर आवाज एक जोड़ी नाजुक सफेद हाथों के साथ गूंजी, हमेशा एक प्यार, मेरा पहला प्यार। नमस्ते सभी को, मैं हान सारंग हूं। एक छोटी पोशाक में मधुर दिखने वाली खूबसूरत लड़की मंच के केंद्र में प्रकट हुई, जहां सभी की निगाहें और रोशनी एकत्रित थी। वो हान सारंग है, 17 साल की एक आइडल, गायिका और गीतकार। उसका शौक, जो लोगों को नहीं पता, ऑनलाइन गेम खेलना है। और वर्तमान में उस ऑनलाइन गेम में, जिसे वो प्यार करती है, खरगोश राक्षस लगातार हार रहे हैं। लड़के ने अपने कंधे रगड़े और मुस्कुराते हुए कहा, यहां से शुरू करते हैं। मास्टर के लौटने से पहले मुझे थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, है ना? अभ्यास, ताकि मैं उन्हें न मारूं। इस प्रकार लकड़ी के डंडे से निकलने वाली भयानक ऊर्जा धीरे धीरे छोड़ी गई और फिर दबा दी गई। विशाल ब्रह्मांड में वो रहस्यमयी सुनहरे बालों वाला चेहराहीन व्यक्ति, जिससे ली जी वू पहले मिला था, यहां प्रकट हुआ, इस दुनिया को देखते हुए, और फिर चिल्लाया, अभ्यास, ताकि मैं उन्हें न मारूं। यह नाम काफी कठिन लगता है ना? उसने धीरे से फुसफुसाया, जब कोई उसे सुन नहीं सकता था, क्योंकि उसने नीचे ग्रह की ओर देखा। काफी कठिन लगता है ना? सही, मां, हमेशा एक प्यार, मेरा पहला प्यार। नमस्ते सभी को, मैं हांसारंग हूं। गुलाबी बालों वाली लड़की, जिससे ली जी वो वास्तविक जीवन में मिला था, यही खूबसूरत लड़की है। इस साल वो 18 साल की है और हाई स्कूल की द्वितीय वर्ष की छात्रा है। इस उम्र में उसने मनोरंजन उद्योग में कदम रखा, गुमनामी की अविश्वसनीय रूप से कठिन अवधि का अनुभव करते हुए। दोस्तों, क्रोनो लाइफ विश्व की इस रोमांचक यात्रा में ली जी वू और हान सरंग की कहानी ने हमें स्वतंत्रता, साहसिकता और दोस्ती की एक अनोखी दुनिया दिखाई।
लेकिन ये तो बस शुरुआत है। क्या ली जी वू अपनी असली ताकत का खुलासा करेगा? क्या लव यानी हान सरंग अपने अतीत के तिरस्कार को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएगी? और सुनहरे बालों वाला रहस्यमयी दर्शक आखिर चाहता क्या है? इन सारे सवालों के जवाब और क्रोनो लाइफ की अगली रोमांचक कड़ी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप अगले भाग का मजा बिना देर किए ले सकें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ली जी वू का अगला कदम क्या होगा? चलो इस आभासी दुनिया में एक साथ और गहराई तक उतरें। अगली बार मिलते हैं क्रोनो लाइफ विश्व में।